हेलो दोस्तों, दिस इज जय श्रावत एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एक्सपोनेंशियल मैथ्स। कैसे हो सभी के सभी। कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है अपना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने पार्ट 1 आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया था। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 2 बेटा तभी समझ में आएगा जब आपका पार्ट 1 हुआ है। पार्ट 1 नहीं हुआ है तो ये चीज़ समझ में नहीं आनी है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, ओके, इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप पुराने सभी वीडियोस देखिए और साथ साथ पार्ट 1 तो देखना ही देखना है सभी को, ओके। उसके बाद ही आप पार्ट 2 पे आए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आज इसमें मैं बिल्कुल थोड़े से अच्छे लेवल की बातें करूंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम। रोटेशन, ठीक है, रोटेशन के अलावा अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये लेक्चर, ओके। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम इसके प्रीवियस ईयर मतलब 2020 के जनवरी अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्रैश कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आप बस इसके साथ बने रहिए और जो भी डाउट्स हैं टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। और मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि अगर पार्ट 1 नहीं किया है तो यहाँ पर आने की गुस्ताखी नहीं करेंगे, नहीं तो जितनी स्पीड से आप आए हो उतनी स्पीड से आप चले भी जाओगे, ठीक है। इसलिए पार्ट 1 करें। बहुत सारे बेसिक्स मैंने वहाँ पर कवर कर लिए थे यार कॉम्प्लेक्स नंबर के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक्स वहाँ पर हो चुके हैं। कॉन्जुगेट, मॉडुलस, एलजेब्रा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं यहाँ पर सब डिस्कस कर चुका हूँ। वो अगर नहीं आएंगे तो इस पार्ट में तो आपको कुछ समझ में आना ही नहीं है। अगर आपके वो सब बेसिक्स क्लियर हैं ऑलरेडी तो आप ये पार्ट बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन लिया है एंड इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना भी चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस में पूछे गए, ठीक है। मान लो कि इक्वेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है कि आर ई ऑफ 1/z, z इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसने लोकस पूछा है z का, ठीक है, कि जैसे जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करता जाऊँगा, है ना, तो उसका रियल पार्ट अगर मतलब आई मीन टू से रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू हाफ है, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करता जाऊँगा तो उसका रियल पार्ट कैसे चेंज होगा, किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। देखो यार, लेंदी मेथड और मजदूरों वाला मेथड, ठीक है, कहीं कहीं मजदूरों वाला मेथड बहुत यूज़फुल होता है और कहीं कहीं आपकी स्मार्टनेस भी काम आती है, ठीक है। सबसे लेंदी मेथड क्या है कि आपको जब भी कोई ऐसी इक्वेशन दिखे तो आप स्टार्ट करते ही ये मान लें कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होगा, ये कंसिडर कर लें, ठीक है। फिर देखो अगर इक्वेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई तो आपको ये रखने के बाद सॉल्व करने में बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपका स्मार्ट वर्क है। तो कुछ लोकस हैं पर्टिकुलरली किसी कर्व को लेकर, तो मैंने आगे वाली स्लाइड में बता रखे, मैं वहाँ पे सब डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। बट वो भी सब डिराइव ऐसे ही होते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखो, उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद उसको सॉल्व कर लो तो आपका लोकस मिल जाएगा, ठीक है। वो भी सब सिंप्लीफाई ऐसे ही होंगे। तो ईजीएस्ट मेथड मतलब ईजीएस्ट तो क्या कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड यही है कि आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखें, उसको रख के उस इक्वेशन में सिंप्लीफाई करें, दैट्स इट, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि बहुत कुछ स्टैंडर्ड लोकस अपन याद कर लेते हैं, है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन ऑपरेट कर सकते हैं उसको, वो ज़्यादा बेटर है। तो कुछ स्टैंडर्ड मैंने भी 10-12 आगे लोकस आपको बताए हैं, वो आपको सब मुंह पे याद होनी चाहिए कि हाँ ऐसी इक्वेशन होगी तो z का लोकस ये होगा, ऐसी इक्वेशन होगी तो z का लोकस ये होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो मैं कैसे बताता हूँ कैसे करते हैं। रियल पार्ट ऑफ 1/x प्लस आयोटा वाई, है ना, इज इक्वल टू हाफ। अब देखो मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा 1/x प्लस आयोटा वाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स ये x प्लस आयोटा वाई, a प्लस आयोटा b, इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइज कर देता हूँ या फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, रैशनलाइज तो नहीं बोलेंगे, है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो दिस विल बिकम रियल पार्ट ऑफ, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट क्या होगा, देखो दिस अपॉन दिस तो इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट कितना आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों तरफ +1 ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज योर लोकस। और ये इक्वेशन आपको पता होगी कि हाँ सर सर्कल की इक्वेशन है ये, तो ठीक है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो लोकस क्या होगा, सर्कल होगा जिसका सेंटर 1,0, क्लियर, और रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 1, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका फाइनल आंसर होगा,
ठीक है, तो ये लोकस निकाल लिया। ये तो इक्वेशन बहुत ईजी थी, इसलिए अपन को इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर ये इक्वेशन थोड़ी सी टफ आ जाती है, ठीक है, तो भी करना यही होता है कि z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखें आप, z इजिकल टू क्या रखें, एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको सिंप्लीफाई करते जाएं, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो दिस इज द मेथड। बहुत सारे लोकस में आपको बताऊंगा, उसमें भी सबको डिराइव अपन ने ऐसे ही किया है, सभी को डिराइव अपन ने ऐसे ही किया है, जितना भी मैं बताऊंगा। की बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म पढ़ ली थी। z इजिकल टू मॉड ऑफ z ब्रैकेट ओपन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, मॉड ऑफ z इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। उसका एम्पलीट्यूड निकालना मैंने आपको बता ही दिया था। तो उसी की बहन है एक और, है ना, दिस इज द सिस्टर कंसर्न कह सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज अप्रोक्सीमेटली सेम इज पोलर फॉर्म, बस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो कर देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको सीस ऑफ थीटा बताया था, देखो अभी भी सीस आ गई, मैं बोल रहा हूँ बहन सिस्टर तो घुसी पड़ी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। तो z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा है सीस ऑफ थीटा। तो सीस ऑफ थीटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा से। तो दैट मीन्स ई रेस टू पावर आयोटा थीटा कितना होगा आपका, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। ठीक है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। काम क्या आता है, हाँ काम आ सकता है आपका एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करने में, बहुत बार आपको cos थीटा साइन थीटा के साथ खेलने में बहुत, इससे आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। जैसे कि बेस से में तो पावर को आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये है अगर आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट वी विल मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अपन ने मॉडुलस पढ़ा था, मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में। ठीक है, कि अगर आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है तो मॉड ऑफ z होता है आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको डिस्कस कर चुके हैं अपन, सिर्फ मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, बहुत सिंपल सी बातें हैं कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालोगे तो वो रियल पार्ट से ज़्यादा होगा। बेसिक सी बात है, हाँ इस एक्स से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैं इसके स्क्वायर के साथ एक और नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, तो इससे तो ज़्यादा ही होना है, वो इमेजनरी से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके रियल पार्ट और उसके इमेजनरी पार्ट से हमेशा ज़्यादा और इक्वल भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि वो प्योरली रियल है या प्योरली इमेजनरी है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, उसके कॉन्जुगेट के मॉड, उसके नेगेटिव पार्ट का मॉड, और मॉड आई मीन टू से द मॉडुलस, है ना। ये वो वाला मॉड मत समझ लेना जो अपन रियल पार्ट में यूज़ करते हैं, रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं कि हर चीज़ को पॉजिटिव बना देता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस ऑफ जेड का मॉड पॉजिटिव ऑफ जेड हो जाएगा। दिस टू वर्टिकल बार्स in case of complex number represent the modulus, that means root of real part square plus imaginary part square, that's it. Okay, ठीक है, और वैसे ही माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, इन सब का मॉडुलस हमेशा सेम ही आएगा, जस्ट रिमेंबर दिस, इन सब का मॉडुलस क्या आएगा, हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या देखा है कि कोई नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर मिलता है। बेसिकली आपको पता भी होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको x प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, x माइनस आयोटा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या, इसका स्क्वायर ही तो है, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना कि यार z1 z2 का मॉडुलस उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना, डिवीजन इसके बराबर होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से कंसिडर करना कि z रेज़ टू पावर n का मॉडुलस, मॉड ऑफ z मतलब z के मॉडुलस की पावर n होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, एंड दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐड करने के बाद मॉडुलस का स्क्वायर प्लस दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन के बाद मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, मॉड का ही है ना। जस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो, किसी क्वेश्चन में यूज जरूर हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन में यूज हो सकती है तो आपको उनको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वलिटी पे बेस क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे, बट मैं अभी आपको जस्ट समझा देता हूँ कि होता क्या। किन्हीं दो ये आया कैसे यार, ये आया वाया कैसे, ये तो सब है ना AMGM से सब प्रूव हो जाता है आपका। ठीक है, बट दिस ध्यान रखें कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के समीशन का मॉड इस हमेशा ग्रेटर देन होता है उनके सब्ट्रैक्शन के, उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस। ठीक है, और ये इंडिविजुअल एडिशन, ये वाला जो बाहर वाला लगाया ना, ठीक है, ये जो बाहर वाला लगाया है ये मॉडुलस है, और ये जो अंदर वाला लगाया है ये मतलब बाहर वाला मॉड है और अंदर वाला मॉडुलस है। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, तो ऑब्वियसली वो तो उससे बड़ा होगा ही होगा। ठीक
ठीक है, नेगेटिव आ जाएगी तो बड़ा होना ही होना है, इसलिए अपन ने मॉड लगा दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, बट ये जो Z1 और Z2 के बाहर आगे पीछे जो वर्टिकल बार्स लगी हुई है, दैट रिप्रेजेंट्स योर मॉडुलस, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का मॉडुलस ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का सब्ट्रैक्शन एंड इज लेस देन इंडिविजुअल के मॉडुलस का समीशन, इंडिविजुअल के मॉडुलस का समीशन। जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, बात करते हैं अब एम्पलीट्यूड भी मैं बता चुका हूं आपको, -π to π, -π पे ओपन ब्रैकेट, π पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, उस एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज, उस एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज दो का ये समथिंग लॉग की तरह चलता है ना, याद करने का तरीका समथिंग लॉग की तरह चलता है। लॉग mn कितना होता है, लॉग m प्लस लॉग n, वही बात कर रहा है। लॉग एम्पलीट्यूड Z1 Z2, एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2, साथ में इसको और करें 2k π और ऐड होता है। सर ये क्यों ऐड होता है भाई, ये 2k π आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, -π से π के बीच में लाना है ना, क्या पता इन दोनों को ऐड करने पे π से ज़्यादा चला जाए या -π से कम चला जाए, तो मैं k की वैल्यू ऐसी फिट करता हूँ कि वो घूम फिर के वापस -π में, -π to π के बीच में आ जाएगा, है ना चमत्कार। ठीक है, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है 2k π। 2k π करता क्या है कि उसको घुमा फिरा के अगर आगे पीछे कहीं भाग जाता है तो उसको वापस पकड़ के लाता है, इस इंटरवल में रहे भाई तू, क्योंकि अपन एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, आपको -π से π के बीच में ही रहना है, तो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, वैसे ही अगर डिवीजन में हुआ तो सब्ट्रैक्शन कर देना। अच्छा, इट कैन ऑल्सो भी जनरलाइज्ड, इट कैन ऑल्सो भी जनरलाइज कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने 2 के साथ किया, 10 होते तो मैं 10 के साथ करता, एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z4। ये भाई सब तो पीछे लगे रहेंगे, यही तो लाएंगे उनको वापस घर में पकड़ के, है ना। वैसे डिवीजन का ये हो जाएगा, इसमें भी 2k π। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर पावर का है तो पावर आगे आ जाती है। ये सेम टू सेम लॉग में भी तो होता है, अगर नंबर के ऊपर पावर होगी तो पावर आगे आ जाएगी, है ना। ये डिसाइडिंग फैक्टर आपको पता ही है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो उसके एम्पलीट्यूड में कछु फर्क ना पड़ेगा, उसके एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इट में चेंज, वो चेंज भी हो सकता है। तो आपको आपकी आंखें खोल के रखनी पड़ेगी, आपको आपकी मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपको ध्यान में रखना है कि यार मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है बाबा। ओके, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन एम्पलीट्यूड का। देखो मैंने एक एम्पलीट्यूड का एक क्वेश्चन लिया आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं, आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा इससे। ठीक है, जैसे कि देखो यार कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन यहाँ पे है 1 माइनस आयोटा। मैं काम करता हूँ कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो मेरे गुरुजी ने मुझे ये बता रखा है कि भाई जो भी डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दे। तो इसका 1 प्लस आयोटा, इसका 2 प्लस आयोटा और इसका 3 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई क्या है तो मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यार नीचे वाला तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और दैट न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिल जाएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इज योर 2, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो इससे अपन को कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कुछ ना बिगड़ने वाला। ठीक है, बात करते हैं ऊपर वाले की। ठीक है, तो मैंने अभी देखा था कि भाई कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, या फिर यू कैन से द आर्गुमेंट, यू कैन से द थीटा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1। ठीक है, प्लस आएगा ना भैया, क्योंकि अपन तो एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिख देता हूँ, चंगी बात, चंगी बात। ये कितना हो जाएगा इमेजिनरी, और ये 2 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 हो जाएगा। यार ये tan और ये प्लस मेरे सेम सेम बन जाते हैं ना, इसको घुमा देते हैं थोड़ा सा ताकि प्लस की आइडेंटिटी अलग लगे। अच्छा, इसका कितना होगा, इसका अपन देखेंगे तो प्लस tan इनवर्स ये भी 1 ही होगा, 1/1। ये कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा जी, चेंज हुआ, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, और ये इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट कर रहा हूँ मैं बस। ठीक है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। ठीक है, थोड़ा सा मन की आंखों से देखें कि ये तो होता है π/4, ये भी होता है π/4, तो ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस। अच्छा, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 को मैं क्या ले सकता हूँ, cot इनवर्स 2। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, ये तो आपने ITF में पढ़ा होगा, ये होता है π/2 सर, ये भी होता है π/2।
और प्लस ये भाई साहब पीछे लटके हुए रहेंगे ना 2k पाई, 2k पाई, तो दिस विल बिकम 3 पाई बाय 2 प्लस 2k पाई। अब 3 पाई बाय 2 तो सर पाई से आगे निकल गया है, तो हम काम करते हैं इसको 0 नहीं रख सकते, 1 रख देते, -1 रख देते, -1, बिल्कुल बढ़िया। तो k की वैल्यू -1 रखा, दिखेगा दिखेगा दिखेगा, आए हो तो दिखेगा जरूर, 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो दिस विल बिकम माइनस पाई बाय 2, क्लियर, कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ, और दिखाएं, एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना हो जाएगा फाइनली आपका माइनस पाई बाय 2, विच इज ऑल्सो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। तो दिस इज योर आंसर, चंगी बात। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। एक क्वेश्चन और लिया है, थोड़ा सा लेंदी है वो क्वेश्चन, पर अच्छा है बहुत, यहाँ से आपको बहुत सारे लोकस पता पड़ेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। मेरा एम ही यही था, है ना, कि इस क्वेश्चन को लेने का, कि हाँ इसको अपन सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देख लो एक बार, यहाँ पर आपको 2 कंडीशन दे रखी है, देयर इज 2 इक्वेशंस, दिस इज द वन एंड दिस इज द अनदर, ठीक है। फाइंड द जेड, आप चाहो तो इसको एक्स प्लस आयोटा वाई से सॉल्व करें आराम से, इसको भी एक्स प्लस आयोटा वाई लिखें, इसको भी एक्स प्लस आयोटा वाई लिखें, ठीक है। फिर उसको रैशनलाइज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके 5/3 कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा इजी सा लग रहा है ना मुझे, ये छोटू थोड़ा सा इजी सा लग रहा है, करना वही एक्स प्लस आयोटा वाई लेके ही करना है अपन को, पता अपन को सब उसी से चलेगा, ठीक है। देखो अभी अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये कहाँ गई, अच्छा नहीं दिख रही होगी आपको, मैं दिखा देता हूँ। अभी अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि Z1/Z2 का मॉडुलस इंडिविजुअल के मॉडुलस के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी अपन वो कर सकते हैं। मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अच्छा ये लोकस में आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, मैंने क्वेश्चन अभी ले लिया है, बट अपन इसको भी बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि भाई साहब ये क्या है, ये z-4 का मॉडुलस, दैट मीन्स, ठीक है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस 0.4,0 से हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ z पॉइंट फ्रॉम 0.4,0, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0.4,0, दिस वन इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0.8,0। ये 4,0 ये 8,0, इन दोनों का डिस्टेंस किसी 2 पॉइंट से सेम है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्या यार, आपको पता है ना यार, ये तो बेसिक गणित है, बेसिक गणित समझते हो। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, बेटा वो सब पॉइंट बनाओ जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे रखते हो, तो बोलोगे सर यहाँ सेम लाइन पे आएगा, इसके ये मिड पॉइंट ये और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा, मतलब 6,0 से एक लाइन पास हो रही होगी है ना, जब 4,0 और 8,0 तो 6,0 से एक लाइन पास हो रही होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो चीज होती है वो क्या होती है, आपकी डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम 4,0 ऑफ z, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। एंड दिस वन इज योर डिस्टेंस फ्रॉम 8,0 ऑफ z, ठीक है। तो यहां से आप इंप्लाइज करके लिख सकते हो कि z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 4,0 एंड 8,0, तो वो इंप्लाइज कितना हो जाएगा, x = 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं और की, ये तो मैंने बात कर ली बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और में क्या करना है अपन को कि ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो z = मानो x प्लस आयोटा y, ये तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, मॉड x - 4 प्लस आयोटा y = x - 8 प्लस आयोटा y। एक इक्वेशन सॉल्व करके दे रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन आप अपने आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = रूट ऑफ, मॉड ऑफ क्या है, x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 = x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, काटा काटा, ये इधर लाए तो 8x, ठीक है। तो 8x = 48, तो यहाँ से x = 6, मुन्ना यही तो आ रहा था ऊपर भी, है ना। तो ये वाली ज़्यादा अच्छा है ना, अगर आपको ये याद है कि हाँ डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, तो ग्राफिकल से तो थोड़ा बहुत पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये फायदा है इसका, ये फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, अरे यार छुपा दी नेक्स्ट इक्वेशन तो मैंने, ठीक है। एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, z - 12 अपॉन 8 - z भावुकता 5/3,
इसी को अलग अलग करके जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जेड इज इक्वल टू मैंने क्या लिया था, एक्स प्लस आयोटा और एक्स के वैल्यू तो 6 मिल गई है मुझे, ठीक है, तो 6 प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया है कि z इज इक्वल टू 6 प्लस आयोटा वाई है अपने पास। z इज इक्वल टू कितना है, 6 प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 प्लस आयोटा वाई माइनस 12, तो माइनस 6 प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस मल्टीप्लाई होगा 3 से, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5 है ना, ठीक है, और यहाँ पे रखोगे 6 प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 8, बढ़िया बात, ठीक है। मैंने जेड के लिए रख के इसको सॉल्व कर लिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, मैं स्क्वायरिंग भी कर रहा हूँ साथ के साथ, ये एक्चुअली आ जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग भी कर देते तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 36 प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर। जब आफ्टर सॉल्विंग दिस, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 17 एंड 8, क्वाड्रेटिक बन रही है तो y इज इक्वल टू 17 एंड 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका z कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 6 प्लस आयोटा इंटू 17, ठीक है, और एक हो जाएगा z इज इक्वल टू 6 प्लस आयोटा इंटू 8, आंसर, बढ़िया बात, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये x प्लस आयोटा वाई बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या था कि फाइंड z सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जस्ट कंसीडर इज, इसको क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, बहुत अच्छे से याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। एंड एम्पलीट्यूड इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसको भी अच्छे से याद रखें, ओके। एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो आपको एक्स प्लस आयोटा वाई, और कभी कभी ये वाली चीज़ें, ये लोकस में आपको नेक्स्ट स्लाइड में याद करवा रहा हूँ, वो सब याद कर लेना अच्छे से, तो क्वेश्चन खटाखट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज स्लाइड आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए आप। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, आइए। ओके, चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। अब मैंने कुछ अच्छे टॉपिक्स लिए हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो बेसिक्स से थोड़े से हटके हैं। बेसिक्स तो आने चाहिए नो डाउट, ठीक है, बट ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन कह सकते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का। इनसे भी क्वेश्चन जेई में पूछे जा सकते हैं, मेंस में, तो जस्ट कंसिडर, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला जो अपन पढ़ेंगे 15 इंटरसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके पहले अपन हल्का सा ज्ञान लेते हैं रोटेशन का, ठीक है। रोटेशन मतलब क्या होता है कि यार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन अगर रोटेट करते हैं तो उसके लेंथ में, उसके एम्पलीट्यूड में क्या फ़र्क आता है, क्या नहीं आता है, या फिर देखो सिंपल सी बात करता हूँ, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा कहाँ पढ़ा था, एक्सपोनेंट फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है। सीस ऑफ थीटा को, मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को अपन ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। सीस ऑफ थीटा नोटेशन, ठीक है, मेरा द्वारा बनाया हुआ नोटेशन नहीं है, ये जेई ने एक दो बार यूज़ किया है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें। सीस ऑफ थीटा का नोटेशन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा देखो, लेट सपोज अगर मैंने दो एक्सपोनेंट फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1, z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2, ठीक है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या फ़र्क आएगा, क्या उसमें कुछ फ़र्क आएगा? हाँ बेटा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जब भी अगर आप रोटेशन का काम करते हैं, ठीक है, रोटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ खुद से ही मानकर, तो बेटर है कि आप उनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में करें, ज़्यादा ईजी रहेगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इससे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 z2 का मॉड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2, बेस सेम, पावर ऐड हो गई, ये आ गया। तो ये जो आगे वाली चीज़ है मॉड, ये क्या बताता है? ये बताता है लेंथ, किसकी लेंथ? ये बताता है कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बिकम z2 टाइम्स, है ना। मतलब जो z1 का मॉड ऑफ z1 क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब वो डिस्टेंस z2 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि मैंने मॉड को z2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। और ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 वो क्या बताता है? रोटेशन बताता है कि वो कितना रोटेट करेगा, ठीक है। थीटा 1 तो पहले ही था उसका एम्पलीट्यूड, अब थीटा 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब थीटा 2 उसके एम्पलीट्यूड में और ऐड हो जाएगा, और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। वही लिख रखा है एम्पलीट्यूड विल बिकम रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एम्पलीट्यूड, या फिर कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर कह सकते हो उसको कि एम्पलीट्यूड रोटेट, एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट करेगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लिख रखा है, जैसे कि z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और z2 इज इक्वल टू आयोटा। अगर मैं z1 z2 करता हूँ तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ था 1,1, ठीक है। अब जैसे मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा विच इज -1, और ये आयोटा, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -1,1 पर, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर कितना रोटेट हो गया? इतना रोटेट हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अभी उसका एम्पलीट्यूड कितना था? इतना था। अब एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका थीटा 2।
अच्छा थीटा टू कैलकुलेट करते हैं। थीटा टू क्या था आपका, आयोटा था। इसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मैंने बताया था कि tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी अपॉन रियल। रियल तो भाई साहब है ही नहीं, इमेजनरी कितना 1 है, तो tan इनवर्स 1/0, 1/0 इज योर इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2। ये मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये आपको पता होनी चाहिए। इतनी स्पीड में आपको पता है तो भाई साहब मज़ा आने वाला है। अगर इतनी अभी भी नहीं पता है ये कि भाई tan इनवर्स क्या कर दिया, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 होती है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, है ना। तो आप ऐसा ना करें, आप पहले बेसिक्स अपने अच्छे से फंडामेंटल क्लियर करें तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो Z2 इज इक्वल टू आयोटा, दैट मीन्स tan इनवर्स 1/0, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, तो मतलब 90 डिग्री। तो भाई साहब आयोटा का एम्पलीट्यूड π/2 होता है, तो π/2 और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 और एम्पलीट्यूड बढ़ गया। सो बाय मल्टीप्लाइंग आयोटा, इससे मुझे ये समझ में आ गया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो एम्पलीट्यूड रोटेट्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एम्पलीट्यूड जो होगा वो रोटेट करेगा 90 डिग्री किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चंगी बात, क्लियर बात, बहुत अच्छे से याद रखें इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेप्ट लोकस ऑफ Z। ठीक है, कुछ अलग अलग ने इंटरसेप्ट बताए हैं, सब आपको याद होनी चाहिए जितने भी हैं। पहला तो इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलना सीखो या फिर हिंदी में बोलना सीखो, बोलना समझ में आ रहेगा। तो ये देखो Z माइनस Z0 मॉड इज इक्वल टू R। Z0 इज द, मैंने बताया था अभी आपको लास्ट वाले पार्ट में कि Z माइनस Z0 मॉड का मतलब क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम पॉइंट Z0 पॉइंट कैसे होगा, जैसे कि Z0 अगर मैंने x0 प्लस आयोटा y0 निकाल दिया तो पॉइंट हो जाएगा x0, y0। तो डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम दिस पॉइंट x0, y0 इज R। मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट आता है तो वो क्या सर्कल बनता है। ये तो सर्कल की डेफिनेशन है यार, लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from a fixed point is always constant, है ना। तो यहाँ से Z का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट है R, तो वो क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल कौन सा होगा, जिसका फिक्स पॉइंट सेंटर हो जाएगा x0, y0 और रेडियस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। तो ये सर्कल का लोकस है, याद रखें इसको इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये वाली बात अपन पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया भी था आपको कि Z का डिस्टेंस Z1 से और Z का डिस्टेंस Z2 से इक्वल है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जर्नी Z1 Z2 नहीं बता रहा है इसके आगे। Z का डिस्टेंस Z1 से प्लस Z का डिस्टेंस Z2 से एक कांस्टेंट आ रहा है। कॉनिक सेक्शन पढ़ चुके हैं। एलिप्स की डेफिनेशन क्या थी कि मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस का सम फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इलिप्स सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, तो ये एक इलिप्स बनाएगा आपका। क्लियर, बट इसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है कि Z-1, ये एग्जांपल बोल दो तो ज़्यादा बेटर है, ये दिस वन इज योर एग्जांपल। ठीक है, Z-1 का मॉड प्लस Z1 प्लस का मॉड। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या 1,0, ये रहा 1,0। ठीक है, ये कितना -1,0, ये रहा -1,0, है ना। अब इसका डिस्टेंस 1 आ रहेगा, तो यार आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, आप कहीं पे भी, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे पॉइंट लिया, है ना, तो यार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इससे तो ज़्यादा ही होगा हमेशा। ठीक है, और ये कितना है 2 है, लिख रखा नॉट पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो 2 है। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो मतलब ये 1 से तो ज़्यादा हो गई होगा, तो इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है यार, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ऐसा ना कर लें कि अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम दिस, एक बार कंसीडर कर लेना कि ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नॉट पॉसिबल, अदरवाइज एलिप्स। अगर सब्ट्रैक्शन हो जाता है, डिफरेंस कब देखते हैं, हाइपरबोला में। ठीक है, नेक्स्ट Z माइनस Z0 मॉडुलस इज लेस देन R, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर Z का इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा R से कम है। ठीक है, तो Z क्या है, पॉइंट ही तो है, पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा R से कम है, मतलब वो इंटीरियर पॉइंट्स आ जाएंगे सब, अंदर वाले पॉइंट। अगर इक्वल टू लगाए तो अंदर वाले और पेरीफेरी दोनों आ जाएंगे, बढ़िया बात, अंदर वाले और पेरीफेरी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है कि Z माइनस Z0, Z का डिस्टेंस इस पॉइंट से R1 से तो ज़्यादा है और R2 से कम है, लेट्स सपोज दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2, तो ये बीच वाला पार्ट आ जाएगा क्या, है ना। पॉइंट लाइज बिटवीन द स्ट्रिप्स, लाइज बिटवीन स्ट्रिप्स या लाइज इन स्ट्रिप्स कर दो, है ना। इस स्ट्रिप के बीच में जो लाई करेंगे पॉइंट वही सब होंगे, क्योंकि वो R1 से तो ज़्यादा है उनका डिस्टेंस और R2 से कम है, दैट्स वाई। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, ये एक लाइन सेगमेंट की कॉम्प्लेक्स की टर्म्स में लाइन सेगमेंट को इस तरीके से शो करते हैं, पॉइंट का डिस्टेंस प्लस पॉइंट का डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, कंसिडर। ठीक, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। तो आगे आपको
पिक्चर में लाया जाए पहले तो इस पेज को, ठीक है। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इजिकल टू पाई बाय 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इजिकल टू पाई बाय 4 मतलब पॉइंट तो दे नहीं रखा है, तो मतलब ये आ जाएगा। देखो इस पे जितने भी पॉइंट है उन सबका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 होगा, क्योंकि ये लाइन है आपकी y इजिकल टू x, है ना, इमेजिनरी अपॉन रियल 1 आ जाएगा, तभी तो आ रहा है पाई बाय 4। तो ये एक रे को शो करता है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 से ज्यादा और पाई बाय 4 से कम हो तो ऑब्वियसली बात है पूरा रीजन आ जाएगा ना, ठीक है। ये तो जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये पूरा रीजन आ जाएगा आपका जब आपका आर्ग्यूमेंट 0 से ज्यादा हो और पाई बाय 4 से कम हो उसके लिए। क्लियर, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं रूट्स ऑफ यूनिटी की। क्या होता है रूट्स ऑफ यूनिटी? मैंने यहाँ पर क्यूब रूट नहीं लिखा है क्योंकि अपन उसके आगे भी पढ़ेंगे कि रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1 इक्वल टू 1 हो तब कैसे खेलना है। जैसे कि लेट्स सपोज अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये दे रखा है एक्स क्यूब इजिकल टू 1, ठीक है। इसको इधर लिया -1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लिया, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इजिकल टू 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा x इजिकल टू 1, इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो वो मिल जाएगा -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस वाली टर्म को ओमेगा बोलेंगे, इस वाली टर्म को उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दो, इसको ओमेगा बोल दो, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ से x के 3 रूट्स मिल रहे हैं आपको, एक तो 1 मिल रहा है, एक ये मिल रहा है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक मिल रहा है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है। क्योंकि एक्स क्यूब इजिकल टू 1 था तो मुझे ये तो पता था कि भाई 3 रूट आएंगे इसके, तो ये 3 रूट आ गए, ठीक है। तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अपन बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। अब ये देखो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो हमेशा 1 मिलेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें आसानी से, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दूंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस से पॉजिटिव कट गया, ये 1, ये -12, ये -12, -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इजिकल टू 0, ओमेगा क्यूब इजिकल टू 1, ठीक है। इनका मॉड इसका मॉड बराबर होगा 1 के इक्वल, निकाल के देख लेना। मॉड मतलब अगेन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आयोटा आ रहा है, आयोटा आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना। इसका मॉड निकालिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो आपको वो मिल जाएगा, इन दोनों का मॉड कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस। तो ये है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बिकॉज आई एम प्लेइंग विद एक्स क्यूब, मैं 3 की पावर से खेल रहा हूँ, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्योंकि मेरे पास 3 रूट आ रहे हैं इसके, है ना। ये कंडीशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट वन, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो शायद बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है। ओमेगा स्क्वायर को ये था, अच्छा -12 और -√3/2, -12 कब होती है cos 120 पे और -√3/2 होता है आयोटा sin 20, तो ये सीस ऑफ 120 लिखा है, ठीक है। सीस ऑफ 120 मतलब इसका एम्पलीट्यूड 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे ओमेगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1,0 से, क्योंकि एक आपका था 1,0 से, तो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो 120 पे आएगा, है ना। फिर ओमेगा के लिखते हैं तो वो 240 पे आता है। 240 मतलब यहाँ से 240, तो यहाँ से 120, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, है ना। या कुछ भी मान लो यार, इसको ओमेगा स्क्वायर मान लो और इसको ओमेगा मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लाई ऑन द यूनिट सर्कल एंड फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो एक यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं, क्योंकि इसका जब मॉड निकालोगे वो भी 1 आएगा, इसका मॉड निकालोगे वो भी 1 आएगा, तो मॉड 1 आ रहा है मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस तो तीनों का 1 1 ही आ रहा है। तो ये एक यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं और ये तीनों मिलके 1,0 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ये मिलके तीनों क्या बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। जस्ट रिमेंबर दिस, ये एज अ कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद रखें। और यहाँ पर ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है इसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, बिकॉज 1 इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ यू कैन से, अगर आपको इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलना है तो ये प्योरली रियल हो जाएगा। बट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इमेजनरी, क्योंकि इसमें आयोटा के साथ क्वांटिटी प्रेजेंट है ना, रियल पार्ट भी प्रेजेंट है और इसका इमेजनरी पार्ट भी प्रेजेंट है, तो दैट्स व्हाई दिस इज योर इमेजनरी। तो इसको अपन कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस। बहुत अच्छी बात है इसमें, ये वाले पार्ट बहुत अच्छे से कर लें। लोकस, ये सब सर कैसे निकाला आपने, क्या करा आपने, ये मुझे मतलब उनको याद करना पड़ेगा। बेटा देखो, याद करो तो बहुत बढ़िया, ये जो बेसिक है वो याद कर लो तो बहुत ही अच्छा। याद नहीं करना है तो आपको z इजिकल टू x प्लस आयोटा y रखना है और अपने काम को सिद्ध करना है। सिद्ध करना मतलब प्रूव करना है, जो भी, हाँ जो भी पूछा है वो x प्लस आयोटा y रखो और मजदूरों जैसे काम शुरू कर दो। कहीं कहीं मैं यूँ नहीं बोलता कि यार क्या हर जगह आपको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब बहुत जगह ऐसी भी है जहाँ पर x प्लस आयोटा y रखने पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब उसकी कंडीशन पता ही नहीं चल रही यार, क्या लोकस निकलेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लोकस निकलेगा, आपको देख के नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, द बेस्ट वन, ठीक है, बिल्कुल सुपर स्टार मेथड,
जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखो, काम खत्म करो। मैथमेटिक्स आपको पता है, गुणा भाग जोड़ बाकी रैशनलाइजेशन फैशनलाइजेशन जो भी करना है वो आपको सभी पता है। तो आप चुपचाप से एक्स प्लस आयोटा वाई रखें जेड की वैल्यू और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आपके हो जाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ आगे कुछ और टॉपिक्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए, रोटेशन कर लिया, लोकस कर लिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं आगे थोड़ा और बात करूंगा आपसे। फोर्थ यूनिटी भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर अपन एक डीएमटी की बात करेंगे, डी मॉर्सिस पे उसको एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बस दैट्स इट, इतना ही आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। nth रूट ऑफ यूनिटी बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, ठीक है, मेंस में नहीं है, बट हाँ एडवांस में उसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, आइए। ओके चलिए दोस्तों, आगे की बात स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं अपन फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की। यार ये कुछ भी नहीं है, जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब मैंने बोला ना कि रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी के क्या क्या रूट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है देन अलग बात है, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर्स को अपन डीएमटी यूज करेंगे। मैं नॉर्मल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें क्यूब वाला था, ठीक है। अगर पावर 4 आ जाती है, एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इधर लिया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया था एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा। तो ये अगर मैं आर्गन प्लेन में प्लॉट करता हूँ तो 1,0 माइनस 1,0 0, आयोटा 0, माइनस आयोटा, ये एक स्क्वायर बनता है, ठीक है। देखो सब यूनिट डिस्टेंस पे है ना, सब यूनिट डिस्टेंस पे है, तो एक सर्कल पे लाई करेंगे सभी पॉइंट, कॉन्साइक्लिक होंगे, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर बनता है। देखो 3 में अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, बना दिया था अपन ने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से। 4 में स्क्वायर बनता है रेगुलर, 5 में रेगुलर पेंटागन बनेगा, 6 में रेगुलर हेक्सागन बनेगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है। वैसे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी रेगुलर पेंटागन, ठीक है। बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इतना ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना कि होता क्या। नेक्स्ट इज योर डी मॉर्विस थ्योरम, काम की चीज़ है डीएमटी, ठीक है। मेंस में बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे गए इससे, बट हाँ आ सकते हैं, तो मैं बस आपको जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन कर लेंगे इससे, दैट्स इट। डीएमटी होता क्या है? कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज द वैल्यू, ये एक वैल्यू होगी या वन ऑफ द वैल्यूज होगी, ठीक है। वन ऑफ द वैल्यूज मतलब बहुत सारी में से एक वैल्यू ऑफ दिस, जब n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, मैंने q लिख रखा है, n बिलोंग्स टू q, ठीक है। कि जब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू पावर n है, तो आप उसकी एक वैल्यू ले सकते हो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, डिपेंडिंग ऑन कि n क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ से लिख रखा है कि अगर n इंटीजर है तो यही सिर्फ एक वैल्यू होगी, और अगर कोई n रैशनल नंबर है, मतलब नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है, देन सो मेनी वैल्यूज, उनमें से कोई एक वैल्यू ये होगी, तब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। डीएमटी कहाँ यूजफुल होता है? इन डिटरमाइनिंग द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए अपन को डीएमटी यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम आपके सामने लिख रखी है, ठीक है। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रूट्स टू बी डिटरमाइन, जिसके रूट्स आपको डिटरमाइन करने हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको लिखना होता है सबसे पहले पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म मतलब z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z CIS ऑफ थीटा, है ना, ठीक। अच्छा, इसके बाद आप इसके आर्गुमेंट में, थीटा के आर्गुमेंट में आप क्या ऐड कर देंगे? 2m पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ तक आने के बाद आपको डीएमटी अप्लाई करनी है। डीएमटी अप्लाई करने के लिए आपको m की वैल्यूज डालनी है, पुट करनी है यहाँ पर आर्गुमेंट में, 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1। अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो तो n तक ले जाएं, 0 से स्टार्ट करते हो तो n-1 तक ले जाएं, क्योंकि आपको n वैल्यूज लेनी है टोटल, ठीक है, टू गेट ऑल n रियल रूट्स, क्योंकि अपन को n रूट्स निकालने हैं, रियल नहीं, n रूट्स निकालने हैं, तो मुझे n वैल्यूज डालनी पड़ेगी। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो मैं n-1 तक जाऊँगा, किसकी? m की वैल्यूज, और अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो n तक जाऊँगा। क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे तब बहुत अच्छे से फील आएगा, जैसे कि लेट्स सपोज दिस इज योर क्वेश्चन, है ना, 2√2 z⁴ √3 - 1 प्लस आयोटा √3 + 1। मैं यहाँ पे z की वैल्यू जैसे क्या क्या पटक सकता हूँ उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 2√2 से, ठीक है। तो दिस विल बिकम z⁴ इज इक्वल टू √3 - 1 2√2, ठीक है, प्लस आयोटा √3 + 1 2√2। क्लियर, ठीक है। तो दिस विल बिकम z⁴ इज इक्वल टू 3√2 - 1। यार ये याद होना चाहिए, ये याद नहीं है तो मैं क्या बोलूँ अब, है ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बट मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा, है ना, मुंह तोड़ दिया जाएगा अगर ये वैल्यू याद नहीं होगी तो, ठीक है, जस्ट जोक्स अपार्ट, बट हाँ याद होनी चाहिए यार। आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्रैश कोर्स देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। √3 - 1 2√2, √3 - 1 2√2 इज योर 75 की वैल्यू होती है cos 75 की, और प्लस के लिए sin 75 आ जाएगा, ये हो जाएगा sin 75। अच्छा, 75 इज इन द डिग्री, अगर मैं इसको रेडियन में लिखना चाहूँगा तो दिट विल बिकम 5π/12। 5π/12 आप देख लेंगे, 15 पंजे 75, 5π/12 होता है।
ठीक है, चलिए तो ये वाला जो चीज है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है CIS, इसका जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो थीटा 5π/12 आ रहा है। इसने बोल रखा है कि भाई इसमें 2m पाई ऐड कर दें। ठीक है, तो अपन क्या कर देते हैं 2m पाई प्लस 5π/12, चंगी बात। ठीक है, बढ़िया बात। तो इसके बाद देखो यहां से मैं पावर हटाऊंगा तो 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4 लग जाएगा यहाँ से। मतलब मैं कुछ यूं करना चाह रहा हूँ, बता ही देता हूँ यार, जब इतना लिखा है तो एक और लाइन लिखने में मेरा क्या चला जाएगा। ये आ गया 1/4। कुछ ऐसी पिक्चर क्रिएट हो गई, कौन सी वाली, ऐसी पिक्चर क्रिएट हो गई है ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n आप ऐसा लिख सकते हो। और ये एक वैल्यू नहीं होगी क्योंकि n यहाँ पर रैशनल नंबर है, तो कोई एक वैल्यू होगी, मतलब वन ऑफ द वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको क्या करते हो 2m पाई प्लस 5π/12 अपॉन 1/4 ऐसा रख दो। ठीक है, अब आप m की वैल्यूज डालते रहो अलग अलग। 0 ना दिख रहा का, दिखेगा 0 1 2 3। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ 4 आ रहा है ना, सर यहाँ 1/4 नहीं आएगा, तो 4 आएगा ना यार, अपन ने 1/4 आगे लिया है ना, n थीटा लेते ना, आगे लेते तो 4 आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसे क्या बोल रखा है, n इज बिलोंग्स टू q। ठीक है, तो अपन को m की वैल्यू चलानी है n-1 तक, तो 0 1 2 3 डाल दो आप। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 0 and 4 अगर आप 1 डाल रहे हो तो 1 2 3 4 आएगा, मतलब 4 रूट्स तो आने ही है। ठीक है, तो 0 and 4 जो रूट्स आएंगे इसके सेम होंगे, रूट्स आर सेम, तो बस अलग अलग वैल्यूज पटको, आपको अलग अलग z मिलते जाएंगे, वही आपका आंसर है। जैसे कि मैं अगर z इक्वल टू 0 डालूंगा तो z इक्वल टू, मैंने जैसे 0 डाला, मतलब सॉरी m के वैल्यू में 0 डालूंगा, जैसे ये 0 हो गया है ना, ये 0 हो गया, हटाओ 5π/12 तो कितना आ जाएगा, सीस ऑफ 5π/48 एंड सो ऑन। इस तरीके से सभी आंसर आ जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को वो फोड़ना था, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। दो इक्वेशन दे रखी है कि फाइंड द एरिया, अच्छा एरिया पूछा है बे, है ना, एरिया पूछा है, और एक इक्वेशन दे रखी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये मॉड है, इसको मॉडुलस ना समझ दें, मॉडुलस तो z के बाहर लगा होता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बाहर लगा है भाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन से, क्योंकि मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का मुझे अच्छे से ज्ञान है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ये -π/4 से π/4 के बीच में लाया करेगा। ठीक है, और यहाँ की बात करते हैं तो मैं मान लेता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मतलब x - 1 प्लस आयोटा वाई इज लेस देन, ठीक है, x - 3 प्लस आयोटा वाई। क्लियर है ना? ठीक है, का रूट आएगा ना, का रूट आएगा, बिल्कुल रूट आएगा। ठीक है, रूट आ रहा है, तो भाई साहब जब आप स्क्वायरिंग करेंगे नहीं, अभी रूट नहीं आएगा बेटा, अभी तो सिर्फ मॉड ही आएगा, अभी सिर्फ मॉड ही आएगा, रूट तो अब आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इस लेस देन x - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो काटापीटी मच गई। ठीक है, आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप कर ही देता हूँ यार, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, प्लस 9 भी तो दिख रहा है यार, बहुत ही बढ़िया। ये इधर ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4x, नहीं ये इधर लाओ, ये इधर लाए तो यहाँ 4x इज लेस देन 8, तो x इज लेस देन 2। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूँ तो आर्ग्यूमेंट π/4 कब होता है, यहाँ पर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पर, जस्ट रिमेंबर दिस, और आर्ग्यूमेंट -π/4 कहाँ होगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन पर, और x इज इक्वल टू 2 कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेस देन 2 मतलब यू हैव टू फाइंड आउट दिस रीजन, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये वाला। ठीक है, कुछ भी मान लो यार, इन दोनों की हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट तो मुझे पता है, ये वाली हाइट तो मुझे पता है 2 है, इस हाइट को निकालना है, ये वाली लाइन है आपकी x इज इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट भी 2 हो जाएगा, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यार 2,2 हो जाएगा ना ये पॉइंट, क्योंकि y इज इक्वल टू x है, जब x 2 है तो y भी तो 2 है, तो आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट्स। चंगी बात, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। डन। अच्छा, अब मैंने अपने एक टॉपिक पढ़ा था रोटेशन। ठीक है, रोटेशन का भी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ।
ठीक है, रोटेशन का किस तरीके से रोटेशन को अपन को यूज करना है उसकी बात करते हैं कि इफ Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पूरा हिंट दे रहा हूँ, जस्ट हिंट दे रहा हूँ, है ना। मान लो कि ये आपके पास Z1 है, ये आपके पास Z2 है और ये आपके पास Z3 है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन ओनली यार, ठीक है। जैसे कि अपन वेक्टर फॉर्म में देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन वेक्टोरियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट को मिलाओगे तो वो एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। वेक्टर में हेड और टेल होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, ये वाली लाइन निकालनी है, तो हेड माइनस टेल मतलब Z3 माइनस Z1, ठीक है। तो Z3 माइनस Z1 ये कैसे आएगा, जब इस चीज को मैं रोटेट करूंगा 60 डिग्री, किसको, Z2 माइनस Z1 को रोटेट करूंगा 60 डिग्री। तो अपन ने ये पढ़ लिया है रोटेशन में कि Z2 माइनस Z1 और यहाँ पे आ जाएगा CIS ऑफ 60 डिग्री। बढ़िया बात है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e⁻⁴ है ना, ज्यादा बेटर रहता है अगर अपन इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये Z3 माइनस Z1 यहाँ आ जाएगा Z2 माइनस Z1 इंटू e⁻⁴ ठीक है। अच्छा, वैसे ही ये वाला कैसे आएगा अगर मैं ऐसे निकालूं तो Z2 माइनस Z3, है ना। जब अपन Z1 माइनस Z3 को पढ़ लेंगे उधर, है ना, ये आ जाएगा Z1 माइनस Z3 e⁻⁴ सेम है। रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला डायरेक्शन ही तो होगा, एंटी यू मत ले आना, अपन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसी तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इन दोनों को अब क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z1 माइनस Z3, ठीक है। बस बात खत्म होगी ना, ठीक है। अब यार ये चीज़ ध्यान रखें कि ये कहाँ से लाएंगे, तो आपको यहाँ से लेके आना पड़ेगा। जैसे कि ये वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ठीक है, इज इक्वल टू e⁻⁴ कितना हो जाएगा, हाफ प्लस i√3/2, ओके। बस अब इसमें सॉल्व करें, वैसे ही देखो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 आ गया, Z2 माइनस Z1 यहाँ आ जाएगा, Z2 माइनस Z3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसको सॉल्व कर लेना, इससे ये भी आ जाएगा, है ना, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू हाफ प्लस i√3/2, ठीक है। जस्ट पुट इट हियर एंड सॉल्व इट, विद इन अ मिनट यू गॉट द आंसर। दिस इज जस्ट द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। मैं सिर्फ रोटेशन का कंसेप्ट समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। ये कंसेप्ट है रोटेशन का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। कुछ कंडीशंस अगर आपको पता है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको एंगल पता तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये कर दिया, बहुत ही बढ़िया। मिठाई बांटो बेटा, उत्सव बनाओ, त्यौहार बनाओ, फेस्टिवल बनाओ, एंजॉय करो, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है ठीक है। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटो, ठीक है। बट अभी आपसे कोई मिठाई लेगा भी नहीं, क्योंकि सबके मन में डर है, पता है ना। अभी आपसे कोई मिठाई लेगा भी नहीं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, है ना, बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और बहुत अच्छे से कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करो और आपकी जॉब फॉरेन कंट्रीज़ में ना लगे, क्योंकि वहाँ की हालत आपको पता है, वहाँ पे आपको नहीं जाना है, आपको इंडिया के लोगों को सर्व करना है। बहुत अच्छी तरीके से अपने देश की सेवा करो यार, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अपन आगे बढ़ाते रहेंगे, वीडियो क्रैश कोर्स चलता रहेगा, और क्रैश कोर्स खत्म होती है बहुत सारी और इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, बहुत कंटेंट जो प्योर मज़ेदार कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ओके। सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, पुराने वीडियोस जाकर जरूर देखें, पूरे बहुत फायदेमंद होंगे आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल होंगे अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नीट वाली भी देखो यार, क्यों देखेंगे वो, ठीक है। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस गोना बी सो मच बेनिफिशियल फॉर यू। और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें सभी वीडियोस के। चलिए जी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।